नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। दो संख्याएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे इससे संबंधित प्रश्न मैथ सब्जेक्ट के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनमें कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे सबसे पहले। तो जो कंपोजिट नंबर जिसको भाज्य संख्या कहते हैं और प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्याएं होती है, इनको हम कैसे पहचानते हैं या फिर इनको कैसे याद करते हैं, कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले हम भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी गुणनखंड हो। एक और स्वयं के अतिरिक्त भी और किसी संख्या से मतलब वो विभाजित हो, या एक और स्वयं के अतिरिक्त और अन्य संख्याओं भी उसका गुणनखंड हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं शून्य से। शून्य का पता करते हैं कि शून्य भाज्य संख्या है या नहीं है। तो शून्य क्या है? शून्य में किसी भी संख्या का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, किसी भी संख्याओं का अगर हम भाग देते हैं तो हमें शून्य ही प्राप्त होता है। ठीक है, केवल हमें क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। अब इसे हम भाज्य संख्या नहीं मान सकते, क्योंकि इसके गुणनखंड करने पर सदैव हमें एक ही संख्या प्राप्त होती है, शून्य, और वो भी खुद स्वयं संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन दूसरी संख्याओं में ऐसा नहीं है। जैसे मान लो 6 को हमने विभाजित किया 2 से, तो हमें भागफल प्राप्त हुआ है 3। लेकिन यहां शून्य में सभी स्थितियों में हमें 0 ही प्राप्त होता है, इसलिए 0 को भाज्य संख्या में नहीं माना जाता है। उसके बाद में जो अगली संख्या है, ये 0 का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में अगली संख्या है 1। हम लेते हैं कि 1 भाज्य है या अभाज्य। तो 0 का हो गया कि 0 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है 0। उसके बाद में हम जानेंगे 1 के बारे में कि 1 भाज्य है या फिर अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या के लिए 2 गुणनखंड, ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम और कम से कम 2 गुणनखंड होना आवश्यक है। तो उसकी जो शर्त है अभाज्य संख्या की, उसके अलावा भाज्य संख्या की जो शर्त है वो ये है कि एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा अतिरिक्त भी कोई और गुणनखंड हो, के अतिरिक्त गुणनखंड हो। तो यहां पर एक का सिर्फ एक ही मात्र ऐसा गुणनखंड है जिससे वो विभाजित होती है, इसके अलावा पूर्णतः किसी भी संख्या से एक विभाजित नहीं होता, इसलिए एक भाज्य संख्या में नहीं आता। हम इसकी जांच भाज्य संख्या में भी करेंगे कि ये अभाज्य संख्या भी है या नहीं है। तो ये था भाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम जो भाज्य संख्या लेंगे वो हमारी 1 नहीं है, इसके अलावा 2 जो है 2 अभाज्य संख्या में आती है, क्योंकि 2 का जो गुणनखंड है केवल 1 और स्वयं ही है, 1 और स्वयं। ठीक है, 1 और स्वयं है, तो ये तो क्या है? अभाज्य संख्या में आती है। उसी तरह 3 का भी गुणनखंड केवल 1 और 3 ही है, तो ये भी क्या है? ये भी अभाज्य संख्या में आती है। उसके बाद में जो भाज्य संख्या है वो 4 से शुरू होगी, क्योंकि 4 का जो गुणनखंड है, 4 का गुणनखंड 1 है, 4 का गुणनखंड 2 है और 4 का गुणनखंड 4 है। तो 4 के गुणनखंड 1 और स्वयं के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड भी है, तो 3 या कम से कम भाज्य संख्या के 3 गुणनखंड होना आवश्यक है, और 3 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन 3 होना तो आवश्यक है। तो 4 के 3 गुणनखंड है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो है 4। ठीक है, उसके बाद में 5 है, तो 5 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 1 और स्वयं से ही विभाजित होती है। उसके अलावा 6 है, जिसके गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावा 2 और 3 भी गुणनखंड है। अगली संख्या लेते हैं 7, तो 7 केवल 1 और स्वयं से विभाजित है, तो 7 भी एक अभाज्य संख्या के अंदर आएगी। और 8 जो है, 8 के गुणनखंड है 1 स्वयं के अलावा 2 और 4। ठीक है, इसी तरह हम इन संख्याओं को अनंत तक
ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है भाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट। इस प्रकार से हम भाज्य संख्या को ज्ञात करते हैं। अब अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याओं से हमें सवाल पूछे जाते हैं। अभाज्य संख्या से संबंधित कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं नवोदय विद्यालय की परीक्षा में या सैनिक स्कूल या देवनारायण गुरुकुल योजना की परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और कंपटीशन लेवल तक भी इनके सवाल काफी बार आते हैं। तो अभाज्य संख्याओं के सबसे पहले जो परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं या फिर जो पहचान है, वो सभी संख्याएं जो केवल एक व स्वयं संख्या द्वारा ही विभाजित हो, स्वयं संख्या से ही विभाजित हो, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, ये तो हमारी परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि केवल गुणनखंड एक और स्वयं ही होना चाहिए, इसके अतिरिक्त और कोई सा भी गुणनखंड नहीं होता, वो संख्या ये अभाज्य संख्या कहलाती है। तो शून्य का तो हमने पहले पता कर लिया कि शून्य में तो सभी संख्याओं का भाग देते हैं, 1 2 3 4 5 किसी का भी भाग दो शून्य ही प्राप्त होता है। तो इसको तो भाज्य और अभाज्य दोनों संख्याओं में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का एक और स्वयं का भाग जाना आवश्यक है। तो इसमें तो सभी संख्याओं का भाग जा रहा है, ठीक है, और हमेशा भागफल क्या प्राप्त हो रहा है, शून्य। तो इसको तो हम भाज्य और अभाज्य दोनों ही संख्याओं में नहीं रखते। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या हमारे पास में आई थी वो थी 4, उसके बाद में है 1। तो एक भाज्य है या अभाज्य, तो एक का केवल गुणनखंड एक ही है, एक का केवल गुणनखंड एक है, इसलिए हमारे पास में केवल एक और स्वयं, तो एक और खुद स्वयं भी हो रहा है, वैसे ये खुद भी हो रहा है, लेकिन एक के अलावा दूसरा एक और गुणनखंड खुद स्वयं का होना चाहिए। तो यहां पर एक और स्वयं खुद ही है, इसलिए एक ही गुणनखंड हो रहा है टोटल। तो कम से कम और अधिक से अधिक 2 गुणनखंड होना आवश्यक है अभाज्य संख्या के लिए। ठीक है, तो यहां पर एक हमारी भाज्य और अभाज्य दोनों ही संख्याओं में नहीं आती है, क्योंकि अभाज्य संख्या में एक इसलिए नहीं आती क्योंकि अभाज्य संख्या के में केवल एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक के हमारे पास में केवल एक गुणनखंड है, और एक को भाज्य संख्या में इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि भाज्य संख्या में एक और स्वयं के अतिरिक्त भी और गुणनखंड होना जरूरी है। तो उसके बाद में अगली संख्या हम लेते हैं 2। तो 2 में सिर्फ एक और स्वयं, पूरा भाग एक और स्वयं का ही जाता है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। ये एक व स्वयं संख्या, एक और स्वयं का जाता है। तो पहला प्रश्न ये जो बनता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो है 2। उसके अतिरिक्त यहां से एक और सवाल बनता है कि एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या भी है। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है वो भी क्या है, वो भी 2 है। 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, दोनों ही है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या होगी वो सबकी सब विषम संख्या होगी, 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसके बाद में हम 2-3 संख्याओं को 50 तक की संख्याओं को ज्ञात करते हैं, और यहां पर एक सवाल और बनता है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं, कुल अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं वो है 25। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की जो संख्या है वो है 25। तो 2 के अलावा हमारी दूसरी संख्या होगी वो होगी 3, क्योंकि 3 में एक और स्वयं का ही भाग जाता है और इनके अलावा किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित
नहीं है। 4 हमारी भाज्य संख्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। उसके बाद में है 5, 5 एक और स्वयं के द्वारा ही विभाजित है। 6 एक भाज्य संख्या है, 6 का गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा 2 और 3 भी है। 7 एक अभाज्य संख्या है, 8 सम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है। और अब हमारी जो भी संख्या आएगी वो विषम संख्या ही आएगी। केवल हमारे पास में 2 ही है जो एकमात्र सम संख्या है और अभाज्य संख्या है, और यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये प्रश्न जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का है ये कई बार पूछा जा चुका है। उसके अलावा एक सम संख्या, वह संख्या जो सम संख्या तथा अभाज्य संख्या दोनों है, ये भी क्या है 2। तो ये दोनों प्रश्न इसमें से बनते हैं। इसके अलावा अगली जो संख्या है हम केवल विषम संख्याओं को देखेंगे, सम संख्याओं को हम नहीं देखेंगे, क्योंकि सम संख्याएं 2 के अलावा सभी की सभी क्या है, भाज्य है। उसके बाद में 9 है, तो 9 3 से विभाजित है और 3 के अलावा और स्वयं से और 1 से विभाजित है, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 के बाद में 11 है, तो 11 केवल 1 और स्वयं के द्वारा ही विभाजित है पूर्णतः, और किसी भी संख्या द्वारा नहीं है। 11 के बाद में 13 है, 13 के बाद में 15 आते हैं, तो 15 3 से 5 से विभाजित है स्वयं और 1 के अलावा। उसके अलावा 17 है, 19 है, और इसी तरह से हम अनंत तक की भी इन संख्याओं को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट जाना है हमने, ये बहुत महत्वपूर्ण है सवालों को आगे हल करने के लिए। किसी भी सवाल के अंदर ऐसी जो अभाज्य संख्याओं से संबंधित पूछे जाते हैं, भाज्य संख्याओं से संबंधित पूछे जाते हैं, उनके अंदर हमें ये जानकारियां होना जरूरी है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। जैसे किसी भी संख्या में अगर हमें छोटी संख्या है और उसका पता करना हो, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, ट्रिक से नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में है। ट्रिक से आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, तो उसमें ट्रिक से आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम पहले जान रहे हैं कि किस प्रकार से हम पहचानते हैं। ये बिल्कुल एकदम गणित की शुरुआत की तरह समझिए कि यहाँ पर हमने आपको 0 लेवल से बताया है। तो आज के इस वीडियो में हमने भाज्य और अभाज्य कंपोजिट ऑफ प्राइम नंबर के बारे में जाना है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस से। थैंक यू।